ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपके लिए पॉलिटेक्निक का सिलेबस पूरा लेकर आया है। हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस इसमें कवर करेंगे। इस सेशन में मैं तो आपको पढ़ाऊंगा वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पेपर पढ़ाऊंगा। मेरा नाम है विकास कुमार और आज मैं शुरू कर रहा हूं मशीन। आपको कोई भी अगर इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग डाउट फंसेगा या कोई भी डाउट अगर आपको इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग होगा, इसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग नहीं, कोई भी सब्जेक्ट जो हम लेंगे, आप आराम से इसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोचिंग का आपको पूरा नंबर दिया हुआ होगा, आप उस नंबर पर भी मैसेज करके आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने जा रहा है इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग या कोई भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। यहाँ पर सभी जो टीचर्स हैं वो हाईली क्वालिफाइड, उनको अच्छा एक्सपीरियंस से पढ़ाने में आपको पूरा हेल्प मिलेगा यहाँ से। तो आज जो पेपर हम लेकर आए हैं वो है मशीन। ये जो मशीन है आपको ये 4th सेमेस्टर का डब्ल्यू ब्रांच का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ये पेपर है। अगर पूरा 4th सेमेस्टर के पेपर की बात करें तो मशीन है आपको नेटवर्क थ्योरी एंड एनालिसिस मिलेगा, पावर सिस्टम मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर है आपको। तो मैं जो इसके लूंगा वो इलेक्ट्रिकल का पेपर लूंगा। तो आज शुरू कर रहे हैं मशीन। तो अगर मशीन को देखें, मशीन के सिलेबस अगर को देखें तो इसमें टोटल 4 यूनिट है। There are 4 units. First one is DC generator. Second one is DC motor. Third is single phase transformer. And fourth is 3 phase ट्रांसफॉर्मर। 4 यूनिट है आपको मशीन के अंदर। इसको मशीन 1 कहेंगे 4th सेमेस्टर में। 5th में आपको मशीन 2 मिलेगा जिसमें हम लोग एसी मशीन देखेंगे। इसमें सिर्फ आपको डीसी मशीन है और ट्रांसफॉर्मर है। तो इसका टोटल नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। कैसे आपको नोट्स मिलेगा ये आपको बता दिया जाएगा कि किस तरह से आप इन सभी पेपर्स का नोट्स को ले सकते हैं। टोटल आपको हेल्प इस कोचिंग की तरफ से आपको किया जाएगा। जिसमें पहला यूनिट है वो आज शुरू करते हैं, शुभारंभ करते हैं फर्स्ट यूनिट का, दैट इज डीसी जनरेटर। तो इसका जो पहला टॉपिक है दैट इज प्रिंसिपल। फर्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल। सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पर डीसी जनरेटर वर्क करता है। Now the principle is very simple. If I am talking about the generator principle, how electricity generates, what is the basic principle of any generator? किसी भी जनरेटर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, फिर हम लोग देखेंगे डीसी जनरेटर कैसे वर्क कर रहा है। लेकिन किसी भी जनरेटर की जब हम बात करें तो बेसिक प्रिंसिपल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे करता है, कैसे जनरेट होता है किसी भी जनरेटर के अंदर। तो देखिए बेसिकली चाहिए क्या चाहिए अपने को, तो अपने को एक मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होता है। मैं आई एम टेकिंग अ मैग्नेटिक फील्ड, आई हैव द 2 पोल नॉर्थ एंड द साउथ पोल एंड दिस इज द एयर गैप। इसमें हमारा एक कोर होगा और इस कोर पर वाइंडिंग को लपेट दिया गया है लाइक दिस।
और ये आपको दो टर्मिनल मिलेगा कोर का, सॉरी कॉइल का। मान लेते हैं ये ए है और ये बी है। दिस इज सिंपल कोर एंड दिस इज सिंपली अ कॉइल एंड दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड। ये आपको मैग्नेट है, दिस इज सिंपली अ मैग्नेट, ये आपका मैग्नेट है। तो मैग्नेट हमको मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर देते हैं। अब अगर आपको पता ही है कि किसी मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड निकलता है वो नॉर्थ पोल से निकलेगा और एयर में जाएगा और फिर होता हुआ साउथ पोल। लाइक अगर आप लोग इस बार मैग्नेट को देखें, दिस इज अ नॉर्थ साइड एंड दिस इज अ साउथ। तो नॉर्थ से पोल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगे एयर में, दिस इज एयर। तो एयर निकलेंगे और फिर इस तरह से ये जाएगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है। ठीक है, तो आउटसाइड द मैग्नेट ये नॉर्थ से निकलता है और साउथ में ऐसे एंटर करता है, और इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड आउटसाइड द मैग्नेट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो किसी भी जनरेटर में अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली होता क्या है, तो देखिए यहां पर ईएमएफ इंड्यूस करवाना है। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होने के लिए फ्लक्स का चेंज होना बहुत जरूरी है। अगर आपका फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा। ट्रांसफार्मर भी देखेंगे कैसे होता है वहां ईएमएफ इंड्यूस्ड, और यहां पर भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। दोनों में डिफरेंस है। जब ट्रांसफार्मर आएगा तब समझाएंगे वहां पर ईएमएफ कैसे इंड्यूस्ड हो रहा है। यहां पर अगर बात करें तो किसी भी जनरेटर में बेसिकली तीन तरीके से आप यहां पर ईएमएफ इंड्यूस करवा सकते हैं। तीन आपके पास तरीके हैं और उसी के हिसाब से फिर आपका जो जनरेटर उसका क्लासिफिकेशन हुआ है। तो फिलहाल अगर हम लोग यहां पर देखें, फर्स्ट जो आपका तरीका है, हम लोग इस कॉइल को रोटेट करवा देते हैं। ये कॉइल घूमना चाहिए, इस कोर के ऊपर लपेटा गया है, इस कोर को हम लोग किसी भी तरीके से घुमा दें। दैट डिफरेंट वेज, कुछ भी हो सकता है तरीका, देखेंगे थोड़ी देर में। तो किसी भी तरीके से मान लीजिए इसको हम लोग घुमाएं इस तरह से, तो घुमाने से क्या होगा? तो देखिए ये अगर हमारा मैग्नेट है तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो नॉर्थ से निकलेगा और इस तरह से साउथ में जाएगा, और जब ये कोर को आप रोटेट करवाइएगा तब ये इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा एंड दिस इज कॉल्ड एज फ्लक्स कटिंग एक्शन। इसको हम लोग फ्लक्स कटिंग एक्शन बोलते हैं। Now flux cutting action means the rate of change of flux with respect to time. The rate of change of flux with respect to time. ठीक है, मतलब जब ये रोटेट करता है तो एक टर्न इस फ्लक्स को काटा होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से इसके सारे नंबर ऑफ टर्न्स इस फ्लक्स को काटते चले जाएंगे। तो फ्लक्स समय के साथ पहले एक टर्न से कटा, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, इस तरह से पूरे कॉइल से कट जाता है। और जब रोटेट करता है ये हमारा जो कोर है, जब रोटेट करेगा तो उस टाइम में जो फ्लक्स टाइम के साथ वेरी करेगा, और जब ऐसा फ्लक्स कटिंग एक्शन होगा, जब इस तरह से फ्लक्स कटिंग एक्शन होगा, क्योंकि टाइम बदलेगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बदलेगा। पहले एक टर्न के साथ इसका कांटेक्ट हुआ था, फिर दूसरा टर्न इन्वॉल्व होगा, तीसरा, तो जैसे जैसे ये पूरा रोटेशन होते आएगा तो हर बार, हर समय, हर सेकेंड
आपको इसका जो काटने का जो दर है वो चेंज होगा और ईएमएफ यहां पर इंड्यूस होगा। अगर ये हो रहा है तो ईएमएफ यहां इंड्यूस होगा। तो हम लोग ये क्या, इस कोर पर जो कॉइल लपेटा हुआ है तो इस कोर को रोटेट करवाया, जिसकी वजह से फ्लक्स कटिंग एक्शन हुआ और आपका ईएमएफ यहां पर इंड्यूस हुआ। तो इस पूरे प्रोसेस में हम लोग क्या देखे कि ये हमारा कोर जो है ये रोटेटिंग है, जबकि फील्ड जो है ये क्या है, स्टेशनरी है। फील्ड इज स्टेशनरी एंड द कोर इज रोटेटिंग। दूसरा तरीका भी हो सकता है, क्यों ना कोर को स्टेशनरी बना दिया है। हो सकता है ऐसा कि कोर को ही हम लोग स्टेशनरी बना देते हैं, तो हम लोग कोर को ही इस बार स्टेशनरी कर दिया, इसको नहीं घुमा रहे हैं और फील्ड को इस बार रोटेटिंग कर दिया। ये मेरा रोटेटिंग, क्या तब ये फ्लक्स कटिंग एक्शन होगा? डेफिनेटली होगा। ये स्टेशनरी है, ये घूमेगा, ये सिंबल बना देते हैं, ठीक है। तो मेरा ये कोर स्टेशनरी है और फील्ड मेरा रोटेट कर रहा है। तब भी ये फील्ड जो है जब रोटेट करेगा तो इस कॉइल को कट करेगा और जब ये कॉइल कट होगा तो अगेन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा एंड ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो इस प्रोसेस में क्या देखें कि फील्ड आपको फील्ड रोटेटिंग है और जो कोर है वो स्टेशनरी है। और अगेन जब कोर आपका सॉरी ये जो फील्ड है जब रोटेट करता है तो इस कॉइल को कट करेगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा एंड अगेन ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी। नाउ थर्ड तरीका, तीसरा तरीका क्यों ना दोनों रोटेट करवा दिया जाए? दोनों रोटेट करवा सकते हैं। मेरा फील्ड भी रोटेट हो रहा है और मेरा कोर भी रोटेट हो रहा है, लेकिन एक शर्त है, जब दोनों रोटेट होगा तो दोनों सेम स्पीड पे रोटेशन नहीं करना चाहिए, दोनों सेम स्पीड पर रोटेट नहीं होना चाहिए। It means there should be a relative velocity between the magnetic field of the magnet and the core. कोर और इस मैग्नेट के बीच कुछ ना कुछ रिलेटिव वेलोसिटी होना चाहिए, दोनों से मतलब अगर ये 900 आरपीएम पे रोटेट करना है रिवॉल्यूशन पर मिनट पे तो इसको 900 पर आपने रोटेट करना है, इसको 900 से कम करवा लीजिए या 900 से ज्यादा करवा लीजिए। लाइक अपन या तो 910 ले लेते हैं या फिर 890 ले लेते हैं, कुछ ले लेते हैं, लेकिन 900 नहीं होनी चाहिए। अगर ये आपका रिलेटिव वेलोसिटी है तब भी आपका फ्लक्स कटिंग एक्शन होगा और अगेन आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो हम लोग क्या देखें, तो हम लोग बेसिकली देखे कि तीन तरीका पॉसिबल है किसी भी जनरेटर में। अगर आप ईएमएफ इंड्यूस करना चाहते हैं तो तीन तरीका है आपके पास, या तो आप कॉइल को रोटेट करवाइए और फील्ड को स्टेशनरी रखिए तो फ्लक्स कटिंग एक्शन होगा। सेकंड, या तो आप फील्ड को रोटेटिंग कीजिए और कॉइल को स्टेशनरी रख दीजिए तब भी आपका फ्लक्स कटिंग एक्शन होगा और ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। एंड द थर्ड इज फील्ड और आपका जो ये कॉइल है ये दोनों रोटेटिंग होना चाहिए, लेकिन दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी होना चाहिए, तब आपका फ्लक्स कटिंग एक्शन होगा और अगेन आपका ईएमएफ यहां पर इंड्यूस हो जाएगा। ये तीन तरीका हम लोग देखें। अब इन तीन तरीकों में से डीसी जनरेटर के अंदर क्या यूज होता है, तो वो समझने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी देखते हैं। ये जो कॉइल है जो यहां लपेटा गया है, दिस कॉइल इज बेसिकली नोन एज आर्मेचर वाइंडिंग। इसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं? आर्मेचर वाइंडिंग के नाम से जानते हैं। दिस इज बेसिकली
आर्मेचर वाइंडिंग, ये आर्मेचर वाइंडिंग होता है, ये जो कॉइल है। और ये जो फील्ड जिसको हम लोग बोल रहे हैं, मैग्नेट जिसको बोल रहे हैं, तो इसमें हम लोग परमानेंट मैग्नेट का जनरल इस्तेमाल नहीं करते। स्मॉल अगर आपका मशीन है तो आप परमानेंट मैग्नेट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट मैग्नेट इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। क्यों ऐसा होता है? परमानेंट मैग्नेट के साथ एजिंग की प्रॉब्लम है। लाइक अगर आप कोई परमानेंट मैग्नेट आप इस्तेमाल कर रहे हो, आज सपोज दैट 10 वेबर का उसका फ्लक्स है, फ्लक्स आप जो मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हैं उसको फ्लक्स में लाएंगे, तो 10 वेबर का उसको मान लेते हैं फ्लक्स है। तो आज से 20 साल 50 साल के बाद परमानेंट मैग्नेट में 10 वेबर का फ्लक्स नहीं रहेगा, कम हो जाएगा। ये एक एग्जांपल है, ठीक है? 10 से कुछ भी कम हो जाए, 9 वेबर हो जाए, 8 वेबर हो जाए, लेकिन एजिंग का प्रॉब्लम मतलब जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे उसकी मैग्नेटिक फील्ड वीक होती चली जाएगी, कमजोर होती चली जाएगी। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट में ऐसा प्रॉब्लम आपको फेस करना नहीं पड़ता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट में आज जितना मैग्नेटिक फील्ड है, सालों साल बाद भी उतना ही आपका मैग्नेटिक फील्ड गिरेगा। क्यों? क्योंकि वहां नंबर ऑफ टर्न्स होता है और जो आप करंट सप्लाई दे रहे हैं वो होता है। तो N into I वहां एमएफ बनेगा और आपको फ्लक्स मिलेगा, तो वो आपको हमेशा उतना फ्लक्स, उतना ही नंबर ऑफ टर्न रहेगा। आप जितना करंट पर आज कैलकुलेशन कर रहे हैं, लाइक नंबर ऑफ टर्न आप मान के चलिए एग्जांपल 100 है और आप उसमें करंट आज दे रहे हैं 2 एम्पीयर करंट दे रहे हैं, तो एम्पीयर उसका 200 है। तो आज से सालों साल बाद भी अगर आप यूज कर रहे हो उसी 100 टर्न्स पर, उसी 2 एम्पीयर पर, तो आपको उतना ही एमएफ मिलेगा। जैसे आपको करंट फ्लो होने के लिए वोल्टेज का होना बेहद जरूरी है, उसी फ्लक्स को फ्लो होने के लिए एमएफ का होना बेहद जरूरी है। तो आपको सिंपल है, आपको फॉर्मूला अगर देखे होंगे कि फ्लक्स क्या होता है, दिस इज बेसिकली एमएफ डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस होता है। तो आज आप कुछ मशीन बनाए, उसका रिलक्टेंस मतलब ये तरह समझ लीजिए, जैसे आप करंट में रेजिस्टेंस का जो काम होता है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, बिल्कुल वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट के अंदर रिलक्टेंस का काम होता है। जैसे आपका रेजिस्टेंस करंट के फ्लो का अपोज करता है, बिल्कुल उसी तरह से आपको मैग्नेटिक सर्किट के अंदर रिलक्टेंस होता है, वो फ्लक्स का अपोज करता है। तो अगर आज आप कुछ रिलक्टेंस फिक्स रखें तो सालों साल बाद वही रहेगा। मशीन के अंदर जनरली एयर गैप रिलक्टेंस के फॉर्म में लिया जाता है। और आपका N into I, दिस इज M। जैसे आपको इलेक्ट्रिक सर्किट में आप पढ़ोगे, सेम फार्मूला आप इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर पढ़ते हो तो V is equal to I by R। I is equal to V by R। तो जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट है, बिल्कुल वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स है। जैसे आपका इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर वोल्टेज होता है, बिल्कुल वैसे मैग्नेटिक सर्किट के अंदर एमएफ होता है। जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर आपका रेजिस्टेंस होता है, बिल्कुल उसी तरह से आपका मैग्नेटिक सर्किट के अंदर रिलक्टेंस होता है। तो आप इस एमएफ को मैग्नेटिक सर्किट के अंदर बना सकते हैं, दैट इज N into I, नंबर ऑफ टर्न मल्टीप्लाइड विद करंट। तो आप फिक्स कर दीजिए, तो आपका ये एमएफ चेंज नहीं होगा, तो फ्लक्स भी कभी-कभी चेंज, कभी बिल्कुल कभी चेंज नहीं होगा, फ्लक्स भी आपको कभी भी चेंज नहीं होगा। इसलिए बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेट इस्तेमाल करते हैं परमानेंट मैग्नेट की जगह। परमानेंट मैग्नेट में एजिंग की प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में एजिंग की प्रॉब्लम नहीं है। तो अगले आते हैं अपने टॉपिक पर कि हमारे डीसी जनरेटर के अंदर क्या 3 तरीकों से क्या इस्तेमाल होता है। तो आप अभी तक क्या जाने कि इसमें बेसिकली जिस जो वाइंडिंग लपेटा गया जिसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, उस वाइंडिंग को, उस कॉइल को हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग बोलते हैं, और जो ये फील्ड प्रोवाइड कर रहा है इसको हम लोग फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं। इसमें हम लोग वाइंडिंग करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, फील्ड वाइंडिंग कहलाएगा। तो डीसी जनरेटर के अंदर क्या यूज होता है, ठीक है, देखते हैं। अगर डीसी जनरेटर के डायग्राम को देखें,
किसी भी मशीन में बेसिकली दो पार्ट होते हैं, एक स्टेटर और दूसरा रोटर। स्टेटर जो होता है स्टेशनरी पार्ट होता है, ये मशीन का वो हिस्सा है जो नहीं घूमेगा, रोटेशन पार्ट नहीं करता है, ये स्टेशनरी रहेगा। और एक हिस्सा ऐसा होगा जो घूमेगा, रोटेट करेगा। ये जो है हमारा ये पोल बनाया है। तो अगर हम लोग इसको देखें तो हम लोग इसमें स्लॉट्स बना सकते हैं। हम चाहे तो दो से ज्यादा स्लॉट ले सकते हैं, एक स्लॉट में भी काम हो जाएगा। तो एक्चुअल मशीन में ज्यादा स्लॉट है, लेकिन फॉर इजी पर्पस के लिए हम दो ही लेते हैं। नीचे में दो ले लेते हैं, जितना ऊपर लिखिएगा बिल्कुल उतना ही आप नीचे लिखिएगा। ऐसा नहीं कि ऊपर दो आप स्लॉट दिखा नीचे एक स्लॉट दिखेगा, ऐसा नहीं। ये आपका स्लॉट है, स्लॉट बोलते हैं इसमें हम वायर डालेंगे। आप वायर लपेट सकते हैं, ताकि ऐसे हम डालें और ऐसे हम निकाल के ऐसे हम डालें। इस स्लॉट में आप चाहे तो 10 बार 10 वायर घुसाएं और 10 बार 10 निकालें, ठीक है। तो इसमें 10 टर्न्स होते हैं, तो इसमें 10 इसमें भी आएगा, 10 टर्न्स इसमें भी आएगा, 10 टर्न्स इसमें भी, 10 टर्न्स इसमें, ऐसे ही आएगा। दिस इज कॉइल। इस पर अगर रोटर है तो रोटर में भी आपका स्लॉट्स रहता है इस तरह का, बहुत सारा स्लॉट रहेगा, लेकिन हम सिर्फ दो ही स्लॉट अभी कंसीडर कर रहे हैं। ए डैश दो स्लॉट फिलहाल हम लोग कंसीडर करके चले हैं, ठीक है। और ये हमारा एक शाफ्ट है और जो प्राइम मूवर से जुड़ा हुआ है, प्राइम मूवर, ठीक है। अब क्या होगा, क्या इसमें टर्न लपेट दीजिएगा, उसका आप बैटरी लीजिएगा, बैटरी से आप कनेक्शन दीजिएगा, तो इसमें करंट फ्लो होने लगेगा ना। तो क्वेश्चन है, जब करंट फ्लो होगा और ये मैग्नेट बनेगा, क्योंकि इसमें टर्न लपेट दिए तो एन हो गया आपको, और बैटरी से कनेक्ट किए इस चीज को, डीसी सोर्स रहता है, डीसी सप्लाई रहता है, अगर उससे आप कनेक्ट कर दिए इसको, तो आपका इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो कौन सा हिस्सा, यानी ये वाला साइड है, ये वाला साइड, कौन सा साइड जो है नॉर्थ पोल बन रहा है और कौन सा साइड साउथ पोल बन रहा है, ये देखेंगे अभी। तो सबसे पहले इसको जानने से पहले ये बताइए कि समझना जरूरी है, इसमें से हमारा करंट इधर से एंटर कर रहा है और इधर से निकल रहा है, तो उसको जानने के लिए हमारे पास एक एरो कन्वेंशन है। हमारे पास एक एरो कन्वेंशन आता है। अगर आपकी तरफ एरो आ रहा है, लाइक हम एक एरो आपकी तरफ दिए, छोड़े आपकी तरफ, तो आपको एरो का ये हेड दिखेगा, और चूंकि हम छोड़े हैं इसलिए हमको ये टेल दिखेगा। तो आपकी तरफ एरो आ रहा है तो आपकी तरफ ये हेड दिखेगा, तो आपको क्या लगेगा, एक डॉट चला रहा है, आपकी तरफ आ रहा है। इट मींस दिस इज डॉट इज फॉर इनकमिंग क्वांटिटी। अब चूंकि हम छोड़े हैं एरो को, तो हमको तो उसका ये पीछे हिस्सा दिखेगा, तो मेरी तरफ से एरो दूर होता हुआ दिखेगा, मेरी तरफ से एरो दूर जाता हुआ दिखेगा, मतलब आउट गोइंग होगा मेरे लिए। तो जो आउट गोइंग हिस्सा होगा वो आपको क्रॉस से हम लोग दिखाएंगे, एंड दिस इज फॉर आउट गोइंग क्वांटिटी। For incoming quantity there is a dot convention, and for outgoing quantity there is a cross convention। से इस तरह से इसको यूज करेंगे यहां पर हम लोग। करंट सपोज दैट इधर से आपकी तरफ से एंटर किया, इसके अंदर गया, तो चूंकि इस बोर्ड में करंट हमसे दूर होता दिख रहा है ना, हम अगर बाहर सामने खड़े हैं तो हमसे करंट क्या हो रहा, दूर जाता दिख रहा है। तो इधर से करंट एंटर किया, दूर जाता दिख रहा है हमसे, हम क्रॉस लेते हैं, और करंट पीछे से घूमकर इस तरफ से बाहर आता दिख रहा है, तो हमारी तरफ आता दिखेगा, तो हम इसको डॉट ले देंगे, ठीक है। तो हमारे तरफ से दूर जाता दिख रहा है इस साइड में, तो क्रॉस किया, ये हमारी तरफ आता दिख रहा है, तो डॉट ले लेंगे। आप चाहे तो इधर क्रॉस और इधर डॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको मन है कि नहीं मेरी तरफ से करंट इधर से एंटर करवाना चाह रहे हैं और पीछे से घूम के करंट कॉइल के फॉर्म में इधर से आपकी तरफ बाहर आएगा, तो आप इधर क्रॉस कीजिएगा और इधर डॉट। लेकिन एक बार अगर आप क्रॉस और डॉट डिसाइड कर लिए, अपनी मर्जी से करना है, ये कोई
रूल नहीं है कि आप इधर ही क्रॉस रखिए इधर ही डॉट रखिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप इधर भी डॉट अंदर क्रॉस रख सकते हैं, लेकिन एक बार अगर हम यहां पर क्रॉस ले लिए तो ये पूरे साइड हम यहीं पर क्रॉस लेंगे, फिर उसको चेंज नहीं करेंगे। एक बार क्रॉस किया तो सब तरफ यहां क्रॉस ले लेंगे, और एक बार अगर हम लोग यहां डॉट ले लिए तो फिर हर तरफ हम मतलब इस साइड में सारे स्पॉट्स को हमको डॉट लेना पड़ेगा। ऐसा एक बार क्रॉस और डॉट डिसाइड हो गया, तब हम लोग कैपेबल है कि कौन सा हिस्सा जो पोल का है वो नॉर्थ होगा और कौन सा साइड जो है वो साउथ होगा, ये फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको फाइंड आउट करने के लिए आप अपना राइट हैंड को इस्तेमाल करेंगे। राइट हैंड में ये पाम होता है, ये पाम को आप ऐसे रखोगे और ये 4 फिंगर इसको ऑलवेज क्रॉस की तरफ रखोगे, इस तरह से रखेंगे। ये हमारा सामने नहीं होना चाहिए, ये हमारा किधर होना चाहिए, क्रॉस या डॉट इस पर हमारा ऐसे रखे, ठीक है। तो ये हिस्सा मेरा इस तरफ होना चाहिए और इसको हम लोग 4 फिंगर जो ये क्रॉस की तरफ होना देती है, कभी भी 4 फिंगर्स को डॉट की तरफ नहीं करेंगे, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ऑलवेज इन 4 फिंगर्स को हम किधर करेंगे, क्रॉस की तरफ, ऐसे क्रॉस की तरफ किए 4 फिंगर मेरा। अब इसको हम लोग बंद करेंगे, अपना ये 4 फिंगर को बंद करेंगे। थंब देख रहे हैं नीचे की ओर आ रहा है, ठीक, ये क्रॉस की तरफ रखे और फोल्ड किए हम लोग अपने चारों फिंगर्स को, तो थंब देख रहे हैं नीचे की ओर आ रहा है। नीचे की ओर आना मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर से नीचे की ओर फ्लो करता है। और अभी हम लोग देखे थे कि किसी भी मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है वो एयर में ऑलवेज नॉर्थ साइड से निकलेगा। तो ये एयर गैप है, दिस इज एयर गैप, ये जो है हमारा यहां पर दोनों बीच में दिख रहा है, दिस इज एयर गैप, ये एयर गैप है। तो इस पोल से निकला, इस एयर गैप में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आया, तो कौन सा डायरेक्शन से एयर गैप में जाता है, एयर में जाता है, तो नॉर्थ से। इसका मतलब दिस वन इज नॉर्थ। अगर ये नॉर्थ है तो ये साउथ होना चाहिए, देखो ये भी एयर गैप है, एयर से इस तरफ आ रहा है तो कौन सा, ये साउथ में आता है, तो एयर से मेरा इधर दूसरा मतलब ये साउथ हो गया। तो हम लोग डिसाइड कर लिए कि इस पोल का ये हिस्सा दिस साइड इज नॉर्थ एंड दिस वन इज साउथ, ये डिसाइड कर। जब एक बार हमने नॉर्थ साउथ डिसाइड हो गया, अब क्या, अब ये जो प्राइम मूवर है, ये प्राइम मूवर इस रोटर को घुमाएगा, ये समझाया था कि आपका जो कॉइल है वो रोटेट होना चाहिए। आप स्टेशनरी भी कर सकते हैं, समझाएंगे थोड़ी देर। फिलहाल मानिए कि ये जो प्राइम मूवर है इस रोटर को रोटेट कर रहा है, तो किसी एक डायरेक्शन में रोटेट करवाएगा, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाएगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करवाएगा, या आपकी मर्जी के ऊपर है, आप जैसे लेना चाहो, दोनों तरफ से सही है। अभी वो टाइम नहीं, हम मान लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है, दिस रोटर रोटेट्स इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये जो रोटर है इसको इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्राइम मूवर रोटेट कर रहा है। क्या होता है ये प्राइम मूवर, देखो प्राइम मूवर कुछ भी हो सकता है। अगर हम लोग थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, पानी लेते हैं, ठीक है, उसको गर्म करते हैं, स्टीम बनाते हैं, इस स्टीम को हम लोग टरबाइन में ले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्टीम टरबाइन। स्टीम टरबाइन का ब्लेड घूमता है और उसी से शाफ्ट के थ्रू ये रोटर कनेक्ट है, तो यहां पर मेरा प्राइम मूवर कौन हो जाएगा, स्टीम टरबाइन हो जाएगा। अगर हाइड्रो पावर प्लांट की बात करें तो फिर वहां पर हाइड्रो टरबाइन रहता है, उस पर आप पानी गिराते हो और फिर वो टरबाइन रोटेट करता है, तो वहां पर मेरा टरबाइन का जो हाइड्रो पावर प्लांट का जो टरबाइन होगा वो मेरे प्राइम मूवर हो जाएगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो आप इसे थर्मल में कोयला इस्तेमाल करते हैं पानी को गर्म करने के लिए, स्टीम बनाने के लिए, बिल्कुल वैसे ही अगर आप उस कोल को हटाकर यूरेनियम का इस्तेमाल करते हो या न्यूक्लियर फ्यूल का इस्तेमाल करते हो तो फिर वो न्यूक्लियर पावर प्लांट हो जाएगा। विंड मिल है अगर आपका, तो आप क्या करते हो, ब्लेड लगाते हो बड़े बड़े, ठीक है, विंड मिल्स में, और वो ब्लेड से जब एयर टकराता है, ठीक है, तो फिर वो रोटेट करने लगता है, तो वहां पर प्राइम मूवर मेरा एयर हो जाएगा। तो प्राइम मूवर हमारा अलग अलग हो सकता है, कुछ भी हो,
हमको यहाँ पर वो प्राइम मूवर का रोटेशन करवाकर इस रोटर को घुमा देगा और किसी एक डायरेक्शन में घुमा देगा। तो हमें मान लिए हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटर रोटेट कर रहा है, और जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तब क्या, तो देखिए यहां पर फ्लेमिंग का एक नियम लगेगा, क्योंकि हमको ये पता करना है कि इसमें ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ है, कितना नहीं बोलो ईएमएफ किस डायरेक्शन में इंड्यूस हुआ। तो इसको जानने के लिए फ्लेमिंग का नियम लगाना है। तो फ्लेमिंग के दो नियम हैं, ठीक है। फ्लेमिंग का एक है आपको लेफ्ट हैंड रूल है और फ्लेमिंग का एक राइट हैंड रूल है। तो कौन सा यहां लगेगा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगेगा, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगेगा। इसको जानने के लिए बहुत सी सिंपल सी ट्रिक है। इसमें दो आर है और इसमें सिंगल आर है, और आप दोनों लिखिए जनरेटर और रोटर। तो अगर आप जनरेटर लिखते हो और अगर आप मोटर लिखते हो तो जनरेटर में आपको दो आर मिलेगा, दो आर मिल रहा है। तो दो आर आपको किसमें है, इसमें है। तो इसका मतलब जनरेटर में फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगेगा, और क्योंकि सिंगल आर है मोटर में और यहां पर फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में एक ही आर है, तो लेफ्ट हैंड रूल हमारा मोटर में लगेगा और राइट हैंड रूल हमारा जनरेटर में। ये याद करने का तरीका है। तो इसका मतलब जनरेटर में अपने को ईएमएफ फाइंड आउट करना था, उसका डायरेक्शन क्या है और पोलैरिटी क्या है, आपका मोटर में टॉर्क निकालना रहता है। तो हमको उसके लिए फिर लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं मोटर में और जनरेटर में राइट हैंड रूल लगाते हैं। तो इसका मतलब हम लोग को क्या लगाना है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, ये वाला। इसको लगाने में फिर भी दिक्कत है, इसको और सिंपल करते हैं हम लोग। इसको फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल को नहीं लगाते, फ्लेमिंग का राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे। राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे। अब फ्लेमिंग का राइट हैंड पाम रूल कैसे लगाएंगे देखते हैं। तो राइट हैंड लेंगे, नियम क्या है, फ्लेमिंग के राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड पाम को पेनिट्रेट करना चाहिए। दिस इज नॉट योर पाम, दिस इज योर पाम। यहां पर पेनिट्रेशन होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड का सबसे पहले, ठीक है। और ये जो थंब है ये उस कॉइल का जो डायरेक्शन होगा रोटेशन का उसको ये दिखाएगा, ये थंब। अब जैसे यहां पर अगर हमको बताना है कि ये एक डॉट होगा या क्रॉस, मतलब इसमें करंट एंटर करेगा इससे या इससे करंट बाहर निकलेगा, क्योंकि जो डायरेक्शन ईएमएफ का होगा वही इसमें करंट का डायरेक्शन होगा। तो इस पे करंट ऐसे एंटर कर रहा है या करंट इससे बाहर आ रहा है, ये अगर फाइंड आउट करना है तो ये हम लोग पाम रूल से, राइट हैंड पाम रूल से करेंगे। तो अगर हम लोग इस कॉइल को देखें तो इसमें चूंकि ये रोटर हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूम रहा है, तो इस पर जो मेरा फोर्स है वो इस डायरेक्शन में, राइट साइड में इस तरफ का, और इस कॉइल में फोर्स मेरा इधर है, ऐसे घूम रहा है, तो इसमें इस तरफ फोर्स है। अब इधर मेरा फोर्स है राइट साइड में, तो हम लोग अपने पाम को ले जाएंगे। अब इसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे आ रहा है तो हम अपने पाम को अगर अंदर की तरफ ऐसे ले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड मेरा पाम को पेनिट्रेशन करना है। उल्टा अगर इस तरफ से ले जाएंगे तो मेरा ये पेनिट्रेशन गलत है। इधर पेनिट्रेट सबसे पहले नॉर्थ से निकलना मैग्नेटिक फील्ड, इसको पेनिट्रेट नहीं करना चाहिए, इधर इसको पेनिट्रेट करना चाहिए, जिधर आपका रेखा रहता है हाथ का उधर आप पेनिट्रेशन, उसको आप ले जाओ इस तरह से, और जो थंब का डायरेक्शन चाहिए, इसमें जो फोर्स लग रहा है उस तरफ होना चाहिए। हम लोग दो तरफ से हाथ ले आ सकते हैं, आगे से ऐसे ले जाए तब भी तो पेनिट्रेशन हुआ, और अगर हम इस जनरेटर में पीछे तरफ से अगर अपना हाथ लाएंगे तब भी तो पेनिट्रेशन ऊपर से नीचे हो जाएगा। लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि थंब अगर हम लोग पीछे से लेकर आएंगे तो थंब मेरा उस डायरेक्शन में है, जबकि कॉइल के अंदर फोर्स इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो हमारा पीछे से हाथ ले जाना गलत हो जाएगा। फिर इसमें हमको आगे से ऐसे अपने पाम को ले जाना होगा।
पाम को आगे से ले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर से पेनिट्रेट किया पाम को, और थंब भी जो मेरा राइट साइड में है, बिल्कुल सही है। तो 4 फिंगर क्या है, इनटू द बोर्ड, इनटू द बोर्ड मतलब हमसे दूर होता दिखेगा कोई क्वांटिटी, मतलब यहां पर क्रॉस होगा, दूर होता मतलब क्रॉस। अगर ए में क्रॉस है तो डेफिनेटली कॉइल का दूसरा हिस्सा ए डैश है, तो उधर क्या होगा, डॉट होगा, आप चाहे निकाल सकते हो। आपका फिर जो है इसमें आप आगे से अगर पाम को ले जाओगे तो पेनिट्रेशन तो हो रहा है बिल्कुल सही, लेकिन थंब क्या है उस तरफ, जबकि फोर्स ये ए डैश कॉइल फोर्स इस डायरेक्शन में महसूस करेगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में फोर्स महसूस करेगा, मतलब पीछे से ले जाना होगा, तो पीछे से जब ले जाएगा तो मेरा फोर्स थंब जो है फोर्स के डायरेक्शन में आ गया, और पेनिट्रेशन इस पाम में मेरा क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे की ओर हो रहा है। तो ये मेरा आउटवर्ड फ्रॉम द बोर्ड है, हमारे पास कुछ क्वांटिटी आता दिखेगा, तो मतलब ये डॉट होगा, दिस इज डॉट। ये जो है अभी हम लोग सिनेरियो सेट कर रहे हैं। कहने का मतलब जब ये प्राइम मूवर इस रोटर को घुमाएगा तो ये जो ए डैश कॉइल है इस मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा, कट करने से ए पर क्रॉस और ए डैश पर डॉट हो जाएगा, ये में हमारा इंडिंग हो गया। तो ये डीसी जनरेटर में क्या नोटिस किए, तीनों तरीके में से हमारा मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी है और रोटर जो है वो रोटेट कर रहा है, यानी जो हमारा आर्मेचर वाइंडिंग है वो रोटेट कर रहा है, इसमें कॉइल जो होता है वो रोटेट करता है, फील्ड स्टेशनरी रहता है, कॉइल रोटेट करता है। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर के अंदर हम लोग जो प्रिंसिपल था तीनों तरीके में से कौन सा इस्तेमाल किए, तो इसमें हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो रहता है वो स्टेशनरी रहेगा, और जो मेरा आर्मेचर वाइंडिंग है जो कि रोटर के ऊपर बैठा हुआ है, इस रोटर के ऊपर है, दिस इज कॉल्ड एज आर्मेचर वाइंडिंग। ये जो वाइंडिंग है ये हमारा क्या कहलाता है, आर्मेचर वाइंडिंग, और ये वाला जो है ये हमारा क्या कहलाएगा, फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। इसको हम लोग पोल बोलते हैं। ये कैसा पोल होता है, तो सैलिएंट पोल होता है। ये पोल कैसा होता है, सैलिएंट पोल, सैलिएंट पोल। अब सैलिएंट पोल एसी मशीन में भी मिलेगा और डीसी में भी मिलेगा, लेकिन ये प्रोजेक्टेड इनवर्ड होता है। कैसा सैलिएंट पोल होता है, सैलिएंट पोल प्रोजेक्टेड इनवर्ड, अंदर की ओर धंसा हुआ है, अंदर की ओर धंसा हुआ है। एक होता है जो एसी मशीन मिलेगा वो भी सैलिएंट पोल होगा, लेकिन वो प्रोजेक्टेड आउटवर्ड होगा, वो बाहर की ओर उसमें उभार ऐसा मिलेगा। ये सैलिएंट पोल भी प्रोजेक्टेड आउटवर्ड, ये आपको एसी मशीन में मिलेगा, ठीक है। सिंक्रोनस मशीन के अंदर वो देखेंगे। तो ये था जो आपका अभी तक सिंपल सा इसका प्रिंसिपल था डीसी जनरेटर का। डीसी जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है, क्विक रिवीजन अगर करें तो आपको जो स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड में, ये स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड है, स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड में आपका रोटर आर्मेचर कंडक्टर को, रोटर जब रोटेट करेगा तो आर्मेचर कंडक्टर स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है, जिसकी वजह से आपको इस आर्मेचर कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। कैसे ये क्रॉस यहां पर जनरेट होगा, यहां कैसे क्रॉस डॉट बनेगा, यहां क्रॉस डॉट कैसे लेंगे, कैसे नॉर्थ साउथ पोल बनेगा, किसी चीज को रटने की जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से बना सकते हो, बस नियम आप सही से लगाओ। तो आज के लिए यही रहने देते हैं।